आधी रात, शांत पहर, गुप्त सन्नाटा और चांद की हल्की बिलखती रोशनी के बीच रामविलास खेतों का लगभग काम खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ता कच्चे सड़क से होता हुआ जंगल के किनारों से होकर था। गांव वाले अक्सर देर शाम गांव के अंदर और गांव से बाहर आने जाने में बहुत डरते थे। उसका सबसे बड़ा कारण वो जंगल था। वही जंगल जिसमें ना जाने कितनी खुदकुशी करने वाले लोगों की आत्माएं कैद हैं। अब भला कितना सच और कितना झूठ, ये जानते हैं इस कहानी में। आज पूर्णिमा की रात थी। रामविलास वहां से निकला तब रात के करीब 11:15 बज रहे थे। थका हारा पूरे दिन काम करने के बाद अब उसे बड़ी जल्दी घर जाना था और उसने अपनी साइकिल उठाई और निकल पड़ा अपने गांव की ओर। पूरे रास्ते रात के सन्नाटे में सिर्फ रामविलास की ही साइकिल की आवाज गूंज रही थी। दूर दूर तक इंसान तो क्या, कोई जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। रामविलास कुछ ही देर में पहुंच गया उस जंगल में जिसमें ना जाने कई गांव वालों ने खुदकुशी की हुई थी। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं क्या माहौल होगा उस जगह का। कितना लंबा रास्ता है, मेरी तो जान ही निकल गई आते आते। अब बस जल्दी से ये जंगल निकल जाए, फिर आराम से घर पहुंचकर सुकून की नींद सोऊंगा। वैसे भी कल सुबह सवेरे उठकर दोबारा फसलों की बिक्री करना है। यही कहता हुआ रामविलास जंगल के अंदर दाखिल हो गया। साइकिल की गति तेज करता हुआ रामविलास टॉर्च के सहारे पेड़ों को क्रॉस करता है कि तभी साइकिल का चक्का एकदम जाम हो जाता है और रामविलास सीधा मुंह के बल जा गिरता है। हाय मैया, ये क्या हुआ? अरे इस साइकिल को भी अभी खराब होना था। रामविलास अब वहां से पैदल ही गुजरने लगा। खैर, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तभी बढ़ते कदम के साथ कुत्तों के रोने की तेज आवाज उसे सुनाई पड़ती है। पूरे जंगल का माहौल एकदम डरावना लग रहा था। तभी अचानक रामविलास की नजर पेड़ के ऊपर पड़ी तो उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा एक आदमी गर्दन में फांसी लगाए डाल से झूल रहा था। वो इससे ज्यादा कुछ बोल पाता या सोच पाता, उसी पल में वो लटकती लाश गायब हो गई। रामविलास बहुत ज्यादा परेशान था। वो जंगल के लगभग आधे रास्ते पर पहुंच चुका था। मैंने सुना है गांव के किसान और अपनी जिंदगी से परेशान लोग इसी जंगल में आकर आत्महत्या कर लेते हैं और फिर हमेशा उनकी आत्मा इसी जंगल में भटकती रहती है और सूरज ढलने के बाद जंगल से गुजरने वाले लोगों को मार देती है। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। हे राम, उठिए उठिए, हमें छोड़कर मत जाइए। यही आवाज लगातार रामविलास के कानों पर पड़ रही थी। यह बिल्कुल वही आवाज थी जब कोई आत्महत्या कर लेता है और तब उसके परिवार वाले उसकी लाश को देखकर बिलखने लगते हैं। तभी रामविलास के ठीक पीछे से एक डरावने लफ्ज में एक आवाज गूंजने लगती है। रामविलास, हमको भूल गया रामविलास, हम तुम्हारे दोस्त, याद है ना उस रात क्या हुआ था? ये आवाज सुनकर रामविलास का पसीना छूटने लगा। वो भगवान का नाम लेता हुआ चलता रहा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसका डर और दहशत में बदल गया। रामविलास हल्का मुड़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीठ पीछे कोई 6 फुट का आदमी खड़ा उसके कंधे को दबा रहा था। उसे दर्द होने लगा और किसी तरह उस हाथ को उसने अपने कंधे से हटाया। रामविलास ने अपने फोन में समय देखा तो रात के 1 बजने में 5 मिनट का समय बचा था। दहशत का सबसे तगड़ा पहर यही होता है
और अब तो वो बिल्कुल किसी नदी के बीच धार में फंस चुका था। तभी उसे लगा जैसे ठीक उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। पीछे से उसे फिर एक आवाज सुनाई दी। उस रात फसलों में आग लगाते मैंने देख लिया था रामविलास। कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ रामविलास, रुक जाओ। पीछे से आती ये आवाजें बार बार रामविलास के डर को बढ़ा रही थी। लेकिन अभी तो कहानी की बस शुरुआत थी। वो आगे बढ़ता रहा। तभी उसे खुद से कुछ दूर आगे एक आदमी खड़ा दिखा, जिसके गले में फांसी का फंदा था और आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे थे। वो उस आदमी को देखते ही रुक गया। बिरजू, बिरजू, तू पिछले साल खुदकुशी कर बैठा था ना? तू अभी जिंदा है तू अभी? रामविलास ने इतना बोला ही था कि तभी सामने खड़ा शख्स गोली की रफ्तार में ना जाने कैसी बहती हवा में एकदम गायब सा हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और एक भयानक मुस्कान रामविलास को अब भी डराए जा रही थी। क्या वो बिरजू था? नहीं, शायद मैंने कोई सपना देख लिया। थकान के कारण सठिया गया हूं। मरे हुए कभी लौटते थोड़ी हैं। इतना कहते हुए रामविलास आगे बढ़ा। वो 4 कदम चला ही था कि एक खतरनाक आवाज में किसी ने पीछे से बोला, मरे हुए भी लौटते हैं जब उन्हें बदला लेना होता है। एक तेज भूतिया हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगती है। रामविलास खौफ से पूरी तरह जम गया। तभी सन से एक तेज हवा का झोंका बिल्कुल उसके करीब से गुजर गया और इसके तुरंत बाद उसे उन जंगल के पेड़ों पर कोई भागता दिखा। रात के इस घने कोहरे वाले माहौल में वो अकेला शख्स सिर्फ भगवान को याद कर सकता था, तो वहां से आगे चलता गया। रात की गुप्त खामोशी जंगल के माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी बिजली कड़कने लगी। लगता है बारिश तेज होने वाली है, जल्दी निकलना होगा। ये कहकर रामविलास तेजी से भागने लगा। वो भाग ही रहा था कि तभी कड़कड़ाती बिजली की रोशनी में उसे सामने बिरजू दिखा। इस बार बिरजू की वो खौफनाक शक्ल देखकर रामविलास लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर गया। रामविलास पता नहीं क्यों जमीन से उठ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था वो जमीन से चिपक गया। तभी बिरजू धीरे धीरे रामविलास की तरफ बढ़ रहा था। बिरजू की आंखें पूरी सफेद थीं और गले पर गहरे चोट के निशान थे, जिससे यह साफ पता चल रहा था कि बिरजू की मौत फांसी पे लटकने के कारण हुई है। मैं तेरा दोस्त हूँ बिरजू। अरे यार, जाने देना बिरजू, मैं तेरा दोस्त हूँ। रामविलास की इन बातों को सुनकर बिरजू का प्रेत जोरों से हंसने लगा और बोला, मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया, दुनिया से अलग कर दिया, और अब मुझे कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ दूं, जाने दूं। ऐसे कैसे? इतना कहते ही बिरजू के प्रेत ने रामविलास को हवा में उछालते हुए सीधा पीपल के पेड़ से उल्टा टांग दिया और बोला, देख रामविलास, इस पेड़ को देख। तेरे कारण ही उस रात मैंने इस पेड़ से फांसी लगाकर तड़प तड़प कर खुद की जान ले ली थी। जरा याद कर वो रात, इसी पूर्णिमा की रात, जलन और लालच के चलते तूने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया था, याद कर। रामविलास कुछ याद करने लगा। तभी उसे ठीक 1 साल पहले पूर्णिमा वाली रात को घटे घटना का जिक्र याद आया। आज से ठीक 1 साल पहले कटनी का माहौल खेतों में जोरों शोरों से छाया था। सबके खेत गांव से दूर होते थे, तो ऐसे में कुछ 2-4 लोग रात को जागकर खेतों की रखवाली करते थे।
रामविलास सब पर नजर रखे हुआ था। कुछ लोगों को दारू पिलाकर रामविलास ने सोचा कि बिरजू जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है उसको खत्म कर दूंगा। रामविलास और बिरजू में सांप नेवले वाली दुश्मनी थी। जलन और लालच के प्रतिशोध में जलता रामविलास ने धोखे से बिरजू के फसलों और हरे भरे खेतों को जलाकर राख कर दिया। अगली सुबह गांव वालों को लगा शायद खेत जलने से सब तबाह हो गया, लेकिन यह सब तो एक सोची समझी साजिश थी जिसे रामविलास ने अंजाम दिया था। बिरजू की सारी मेहनत और उसके परिवार का पेट भरने का एकमात्र साधन उससे छीन लिया। अगले दिन बिरजू ने उसी जंगल के एक पेड़ से लटक कर खुद की जान ले ली और तड़प तड़प के इस दुनिया को अलविदा कहा। जब उसकी लाश को गांव लाया गया तो उसके परिवार में मातम का माहौल पसरा था। पता नहीं क्यों, पर उस वक्त रामविलास को भी अपने सच से घुटन होने लगी और उसने बिरजू के मरे शरीर के कान में यह कह दिया कि उसने ही बिरजू के खेत को जलाकर राख कर दिया था। वो अपना बोझ हल्का करना चाहता था। रामविलास ने अपने अंदर उबलते सच को बता तो दिया, लेकिन बिरजू ने मौत के बाद भी शायद उस सच को सुन लिया और बस उसकी आत्मा परलोक से एक बार फिर मृत्युलोक आई, सिर्फ और सिर्फ रामविलास को उसके किए की सजा देने। रामविलास को यह सब याद आ रहा था। तभी उसकी गर्दन कसने लगी, उसकी सांसें बंद होने लगी। वो चीखना चाह रहा था, लेकिन उसकी जबान से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। कोई मोटी सी रस्सी उसके गले को कस रही थी। साफ शब्दों में उसे फांसी दी जा रही थी। अब वो बिल्कुल फांसी के फंदे पर झूलने लगा और बिरजू वहीं पेड़ के नीचे एक प्रेत की खौफनाक हंसी दिए जा रहा था, जो माहौल को और डरावना बना रही थी। रामविलास ने वहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी और उसके बाद अगले दिन गांव वालों ने जो देखा, सब ने रामविलास के मरे शरीर का खौफनाक चेहरा देखा। उसकी आंखें नहीं थी, जबान बाहर लटकी हुई थी, फंदा उसके गले में बहुत बार लपेटा था, लेकिन अब वो बार बार हिल रहा था। गांव के लोग और उसके परिवार के लोगों को रामविलास की खुदकुशी का जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, अब कर्म का पाप तो इंसान इसी लोक में भोग कर जाता है, इसलिए किया हुआ वापस जरूर लौटता है। अगर किसी के साथ धोखा किया तो उसका बदला मरने के बाद और घातक होगा। नितिन इस बार अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने दोस्त राघव के गांव गया था। उसके पास अभी 2 हफ्ते बाकी थे जो वो उस गांव में बिताने वाला था। एक शाम यूं ही बरामदे में बैठे हुए नितिन राघव से पूछता है, यार तेरा ये गांव कुछ ज्यादा ही अजीब सा है। मतलब ना बिजली ना पानी, ये सब तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन यार ऐसा क्या है कि शाम ढलने के बाद इस गांव में कोई परिंदा भी नजर नहीं आता। ऐसा क्या अजीब है तेरे गांव में? भाई नितिन, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, ऐसे उठ पटांग से सवाल मत पूछा कर। बस इतना समझ जा कि जैसे यहाँ के लोग रहते हैं वैसे रहने की कोशिश करना। कल रात को भी मैंने तुझे फोन पर बात करते हुए छत पर जाते देखा। मैंने तुझे बोल रखा है, एक बार अंधेरा हो जाए तो फिर बेडरूम में चले जा और फिर शांति से रहना है। वाह भाई, अब ये गांव वाले क्या कम थे जो अब तू भी इस फालतू बकवास में शामिल हो गया। भाई ये 21वीं सदी है, तू अब तक ये भूत प्रेत में फंसा है। देख नितिन, मैंने तुझको पहले भी बोला है और अब भी बोलूंगा, अगर अपनी सलामती चाहता है तो जब तक तू गांव में है सावधान और सतर्क रह। इतना कहकर राघव अपने कमरे में चला जाता है। इधर अकेले बैठा नितिन
राघव की बातों को मन ही मन सोच सोचकर हंस रहा था। ये राघव भी ना, जब भी गांव आता है इसका हाव भाव ही बदल जाता है। वैसे ये सब बेवकूफ होंगे, लेकिन मैं इनकी तरह डरने वालों में से नहीं हूं। अरे जो चीज होती ही नहीं उसके चक्कर में मैं अपनी आजादी क्यों छोड़ूं? नितिन को राघव की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था और ना उसके मन में कोई डर था। लेकिन जैसा कि एक कहावत प्रचलित है, कई बार डरना जरूरी भी होता है, क्योंकि कई दफा ये आपको मौत और भयानक तबाही से भी बचा सकता है। आज की रात नितिन का सामना भी कुछ ऐसी ही खौफनाक सच्चाई से होने वाला था, जिससे टकराने के बाद इंसान वापस नहीं लौटता। रात को खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। धीरे धीरे रात और काली होती जा रही थी। इसी बीच नितिन को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। हेलो अंजलि, कैसी हो? लेकिन तभी उसके कमरे में सिग्नल वीक पड़ जाता है, जिससे वो घर से बाहर आ जाता है। उसके फोन का सिग्नल अभी भी वीक ही था, इसीलिए वो गांव के सुनसान इलाके में सिग्नल तलाशते हुए आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो रहा था और अब वो अच्छी तरह बात कर पा रहा था। बात करते करते एक लंबा वक्त गुजर गया। रात के करीब 12:30 बज रहे थे और नितिन भी बात करते करते बहुत दूर आ चुका था, जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। लेकिन तभी उसे अपने पीछे तेज पायल खनकने की आवाज सुनाई पड़ती है। उसे बड़ा अजीब सा लगता है। गांव की कोई औरत, और वो भी इस वक्त। इतना सोचता हुआ वो जैसे ही पीछे पलटता है, उसके होश उड़ जाते हैं। एक जले हुए चेहरे वाली औरत, जिसके पैर उल्टे थे और आंखें काली, वो उसके करीब आती है और इसके साथ ही नितिन एकदम जोर से चिल्लाता है और वहीं फिसलकर गिर जाता है। इसके साथ ही उसके फोन की बैटरी भी जवाब दे देती है और फोन स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वो डरावनी औरत नितिन की नजरों के सामने से गायब हो जाती है। अब ये उसका भ्रम था, वहम था या फिर जो भी था, इससे उसे एक तेज धक्का जरूर पहुंचा था। अरे यार, ये ना जाने मैं घर से कितना आगे आ गया। यार, कहीं वो राघव की बात सच तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसा भी भला होता है क्या कहीं? छोड़ो यार, अब जल्दी से घर जाता हूं। अगर घर वाले जाग गए और मुझे नहीं पाया तो बहुत गुस्सा करेंगे। इतना सोचते हुए नितिन तेज कदमों के साथ घर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ ही पल में उसके बढ़ते कदम थम जाते हैं, ये देखकर कि सामने एक पेड़ के पास एक उल्टे पैर वाली औरत स्थिर खड़ी है। भले वहां कोहरा अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी में नितिन को वो उल्टे पैर साफ साफ नजर आ रहे थे, जो किसी औरत के थे। वो औरत पेड़ से सटी नितिन के ठीक उल्टी दिशा में खड़ी थी, जिस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। इस बार फिर उसे शक होने लगा कि कहीं ये भी उसका वहम तो नहीं। लेकिन इस बार जो वो देख रहा था वो उसका वहम नहीं, एक खौफनाक सच्चाई थी। इसके बाद वो वापस पीछे मुड़ जाता है और अपना रास्ता बदल देता है और दूसरे रास्ते से घर की तरफ जाने लगता है। ये रास्ता एक कच्ची सड़क जैसा था, जो कि एकदम सुनसान और अंधेरे में खोया नजर आ रहा था। नितिन घबराया हुआ लगातार उस रास्ते से आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक और बात थी कि उसे खुद नहीं मालूम था कि ये रास्ता आखिर जाता कहां है। अब क्योंकि वो इस गांव से नहीं था,
तो उसे बहुत कम जानकारी थी यहाँ के लोग और यहाँ की सड़कों के बारे में। वो बस यूं ही चले जा रहा था क्योंकि मेन रोड पर वो चुड़ैल घाट लगाए खड़ी थी। नितिन उस कच्चे रास्ते पर भी काफी आगे तक आ चुका था और तभी अचानक वो रास्ता खत्म हो जाता है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और तभी अचानक से सामने वही औरत प्रकट होती है जो उसे अभी चौराहे पर दिखी थी। नितिन डर के मारे कपकपाने लग जाता है। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो ठीक से खड़ा भी रह सके। तभी वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल एक भयानक आवाज में बोलती है, क्या तुझे इस गांव में देर रात भटकने का अंजाम नहीं मालूम? अंजाम केवल मौत है, मौत। अब इसके लिए तैयार हो जा। इसके बाद वो चुड़ैल नितिन के पैर पकड़कर उसे जंगल के रास्ते पर खींचने लगती है। नितिन लगातार रहम की भीख मांगता है। नहीं, अरे अरे छोड़ दो मुझे, जाने दो, मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी उसे एक और आवाज सुनाई देती है, नितिन, नितिन। ये आवाज राघव की थी। इस आवाज को सुनते ही नितिन खुशी से चिल्लाने लगता है, राघव, मेरे भाई, मैं यहाँ हूँ, जल्दी से आजा। राघव अपने दादाजी के साथ हाथ में मशाल लिए वहां आता है। मशाल को देख के वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और नितिन मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच जाता है। जिसका डर था वही हुआ ना। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। वो तो शुक्र है तेरी गर्लफ्रेंड का, जिसने कॉल कट होने से पहले तेरी चीख सुनी और तुरंत मुझे कॉल किया और हम यहाँ पहुंचे, वरना आज तो तेरी जिंदगी का चैप्टर क्लोज था। अरे हाँ यार, अब मुझे याद आया, जब मैं पहली बार उस चुड़ैल को देखकर चीखा था तब मेरा फोन चालू ही था। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। तुम्हारे जैसे बच्चे ना जाने इस उम्र में क्यों इतनी नादानियां करते हैं। जब तुम्हें बोला गया है कि एक उल्टे पैरों वाली चुड़ैल इस गांव में हर रात घूमती है और जवान पैरों की तलाश में होती है, तो तुम्हें इसका खौफ होना चाहिए। खैर, ऐसी बेवकूफी फिर कभी दोबारा मत करना। इसके बाद सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। गांव घरों में यही मानना है कि चुड़ैल के पैर हमेशा उल्टे होते हैं, जिससे आप एक बड़ी सी भीड़ में भी ये पहचान सकते हो कि कहीं इंसान के भेष में आपका सामना किसी चुड़ैल से तो नहीं हुआ। गांव के बाहर एक छोटा सा होटल था, जिसकी मालकिन एक औरत थी जो हमेशा अपना मुंह छिपाए रखती थी। गांव का कोई भी आदमी वहां पर नहीं जाता था, क्योंकि पूरा दिन और रात वो औरत घर घर खाने की डिलीवरी करने जाती थी। पर एक दिन शाम ने उस औरत के होटल के बगल में अपनी एक होटल खोल दी। शाम दिन भर लोगों को होटल में खाना खिलाता और रात को घर पर फूड डिलीवर करता। उसने डिलीवरी करने के लिए मंगू और तानू ये दो आदमी रखे थे। कुछ ही दिन बाद सारे लोग शाम के होटल में जाने लगे और औरत का होटल सूना पड़ गया। उससे कोई भी फूड डिलीवरी नहीं लेता था। औरत को शाम पर बहुत गुस्सा आने लगा। एक रात शाम अपने होटल में पैसे गिन रहा था, तभी उसे दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया। अरे कौन है वहां? अरे कोई बोलता क्यों नहीं है? होटल बंद हो चुका है, कल सुबह आना।
धीरे धीरे वो साया बड़ा होता गया और आखिर में वो औरत दरवाजे से अंदर आई। श्याम उस औरत को देखकर चौंक गया। ओह तुम, अब बताओ क्या लेने आई हो? तुम्हारी जान। क्या? अरे पागल है क्या तू? चल जा, सुबह बात करेंगे। अपना होटल बंद करो वरना मारे जाओगे। श्याम ने डरते हुए कहा। तू अकेली औरत मुझे मारेगी? जा जा, नहीं करता बंद। श्याम की बात सुनकर औरत को गुस्सा आया और उसने अपना घूंघट उठाकर अपना असली चेहरा श्याम को दिखाया। उसका चेहरा बेहद बदसूरत और खतरनाक लग रहा था। धीरे धीरे उसका सारा शरीर भयानक दिखने लगा और वो औरत एक चुड़ैल में बदल गई। उस चुड़ैल को देख श्याम डरकर भागने लगा। चुड़ैल ने उसका पीछा किया पर श्याम रसोई घर में जाकर छिप गया। चुड़ैल ने उसे ढूंढकर हवा में उछाला और जमीन पर पटक दिया। लोगों को खाना खिलाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब तुम खुद भी खाओ। चुड़ैल बहुत गुस्से में थी। उसने रसोई घर में जितना भी खाना था सारा श्याम को खिलाना शुरू किया। जैसे जैसे खाना श्याम के पेट में जा रहा था उसका पेट फूलता गया। थोड़ी देर बाद श्याम खाने से इनकार करने लगा क्योंकि उसका पेट बहुत फूल रहा था, पर चुड़ैल उसे जबरदस्ती खिला रही थी। अंत में श्याम का पेट इतना भर गया कि वो एकदम से फट गया। श्याम का खून और शरीर के टुकड़े सारे रसोई घर में बिखर गए। बहुत सारा खून और खाना चुड़ैल के मुंह पर उड़ा और वो उसी हालत में जोर जोर से हंसने लगी। मंगू और तानू अपनी अपनी साइकिल पर फूड डिलीवरी करने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक उन्हें सामने से एक साया उनकी तरफ आता दिखा। मंगू ये देखकर डर गया। अरे सामने भूत है, चल वापस चलते हैं। अबे भूत नहीं, गांव का ही कोई है। खाना कब तक मिलेगा ये पूछने आया होगा। चल। दोनों ही आगे बढ़ते रहे और वो साया भी उनके नजदीक आता गया। कुछ देर बाद वो साया अचानक से गायब हो गया। अब की बार मंगू और तानू दोनों ही डर गए। दोनों बीच में ही रुक गए। भाई तानू, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अरे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो दोनों वहीं पर बीच रास्ते में खड़े थे कि अचानक से ऊपर से वो औरत उनके सामने उड़ती हुई नीचे आई। मंगू डर के मारे चिल्लाने लगा। चुप हो जाओ, ये सब खाना मुझे दे दो और भाग जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, हम नहीं देंगे, ये गांव वालों का है और मालिक ने हम पर जिम्मेदारी दी है। ठीक है, तो तुम्हें भी तुम्हारे मालिक के पास भेजना पड़ेगा। मंगू जैसे तैसे करके वहां से भाग गया, पर तानू भागते भागते नीचे गिर गया। चुड़ैल तानू को मारने के लिए आगे बढ़ी। चुड़ैल ने तानू को हवा में उठा लिया और दोनों साइकिल उस पर दे मारी। इसकी वजह से तानू बहुत घायल हुआ, पर मरा नहीं। उसको जिंदा देखकर चुड़ैल ने फिर से दोनों साइकिल उस पर फेंकी और उसे अधमरा कर दिया। तानू का बहुत खून बहने लगा और आखिर में चुड़ैल ने तानू को जान से मारने के लिए उसे एक पत्थर पर फेंक दिया। सर पर चोट लगने की वजह से तानू वहीं पर मर गया। चुड़ैल ने सारा खाना लिया और एक एक करके उसे देखने लगी। इन गांव वालों ने मेरा खाना ठुकरा कर इस खाने को पसंद किया।
तो उन्हें ये खाना खिलाना ही पड़ेगा। चुड़ैल ने सारा खाना जमीन पर रखा और हाथों को उस पर रखकर जादू करने लगी। धीरे धीरे चुड़ैल के हाथों से धुआं निकलने लगा और वो पूरे खाने पर फैल गया। ये देखकर चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। अब मजा आएगा। चुड़ैल वो सारा खाना लेकर गांव में आई और एक घर के सामने आ पहुंची। वो दरवाजा खटखटाने लगी। एक आदमी ने वो दरवाजा खोला। वो उस औरत को देखकर चौंक गया। मगर हमने तो तुमसे नहीं, शाम से खाना मंगवाया था। ये उसी होटल का है, बस मैं देने आई हूँ। वो आदमी खाना लेकर अंदर चला गया और उसी तरह वो चुड़ैल फिर से औरत बनकर एक एक घर में जाकर खाना देने लगी। जितने भी लोगों ने खाना मंगवाया था वो सब खाना खाकर जो सो गए तो सुबह उठे ही नहीं, क्योंकि उस चुड़ैल ने उस खाने में जहर मिला दिया था। उस हादसे के बाद लोगों ने चुड़ैल के होटल से खाना मंगवाना बंद कर दिया। किस गहरी सोच में डूबा है राघव? रमन, हम रात के अंधेरे में जिस काम को अंजाम देते हैं ये कब तक करते रहेंगे यार? जब तक ये काम हमें मिलता रहेगा तब तक, या जब तक डॉक्टर विश्वास जिंदा है। हर इंसान के हक में कुछ काम आते हैं जिसे करने की उसकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन उसे वो काम करना पड़ता है। सब नियति का खेल है, इसलिए ज्यादा सोच मत। ज्यादा सोचने से चिंता इंसान के साथ चिपक जाती है और चिता पर लिटा कर ही छूटती है। वैसे भी हमारा काम है ही कितना, 1-2 घंटे का काम है, फिर रात भर आराम ही आराम, फिर पूरा दिन कुछ भी करो। बात तो तेरी सही है, पर जाने क्यों कुछ दिनों से ये सब करते हुए मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। काम निपटाने के बाद 2 घूंट लगवाता हूँ तुझे, सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। ये बेचैनी पीने से नहीं, हल निकालने से ही जाएगी। खुलकर बता। तो सुन, हम ये जो काम करते हैं इससे हमें बहुत सारा पैसा मिलता है। ये पैसे हमारे जीने के तरीके में एडजस्ट हो चुका है। सोच, अगर अचानक किसी दिन ये पैसा रुक गया तो घर कैसे चलेगा? हो गई ना टेंशन। देख रमन, हमने डॉक्टर विश्वास के साथ शादी तो नहीं की जो उम्र भर मियाँ बीवी के जैसे लड़ते झगड़ते साथ रहेंगे। किसी दिन वो बदल गया या जैसे तूने कहा कि मर गया तो हमारा क्या होगा? ये क्राइम की दुनिया है रमन, यहाँ पल भर में बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए मैंने तो मन बना लिया है, जल्दी हम दोनों भाई एक किराना स्टोर डालेंगे और 1 नंबर का पैसा कमाकर घर चलाएंगे। बोल, क्या कहता है? अच्छा सोचा है भाई तूने, किराने स्टोर का आइडिया अच्छा है और मैं तेरे साथ हूँ। क्या हुआ? एक आदमी को उड़ा दिया यार। क्या? कब? अभी पीछे ही है वो, चल उसे देखते हैं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वो आदमी खून से लथपथ यहीं पर खड़ा था, तब मैंने उसे गाड़ी से ठोका और वो उछलकर इधर ही गिरा था। अगर ऐसा था तो मुझे भी तो कुछ दिखता ना भाई। शायद तूने जागती आंखों से कोई सपना देखा है। नहीं नहीं राघव, मैंने कोई सपना नहीं देखा यार, ये सच में हुआ है। वो आदमी यहीं गिरा था। ठीक है भाई, कर लिया यकीन, पर है कहाँ वो आदमी? दिखाओ। ए भाई, कोई है यहाँ? कोई है क्या? नहीं है ना कोई। अब चल, देर हो रही है।
उसके पास पहुंच जाते तो मुश्किल हो जाती। तेरा डर हकीकत में बदल सकता था आज ही। कहीं और देखते हैं। क्या कहता है? पैसे चाहिए तो दाव तो लगाना ही होगा। चल। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। आज देर कैसे हो गई तुम दोनों को? आज तो जल्दी आते, मगर पहला शिकार दबोचने से पहले ही जाग गया। इसलिए हमने सेफ्टी के साथ किसी दूसरे को शिकार बनाया है। हमें जो देर हुई सो हुई डॉक्टर साहब, पर आपको इनके शरीर से जो निकालना है जल्दी ही निकाल कर इसका पोस्टमार्टम फिनिश कीजिए, ताकि हम इसके बॉडी को सुबह होने से पहले ही कहीं ठिकाने लगा दें। ऑर्डर दे रहा है तू मुझे? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम आपको ऑर्डर दे सकें। रिक्वेस्ट कर रहे हैं बस। मजाक कर रहा हूँ। अरे बेवकूफो, ये क्या लेकर आए हो तुम लोग? क्या हो गया डॉक्टर साहब? क्या हो गया कि बच्चे, तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? डॉक्टर साहब, हम आपके साथ क्यों मजाक करेंगे? तो फिर तुम लोग मरे हुए आदमी के बॉडी क्यों लेकर आए हो? मरा हुआ आदमी? डॉक्टर साहब, ये आदमी तो... हाँ, ये वही आदमी है जिसे तुम लोग कुछ दिन पहले फुटपाथ से उठाकर लाए थे, और मैंने इसके बॉडी से बहुत सारे पार्ट्स निकाल लिए थे। लेकिन तुम बेवकूफ इसे ठिकाने लगाने के बजाय फिर से यहाँ ले आए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? हम दोनों भाइयों ने इसे काली मैदान में दफना दिया था। दफना दिया था तो फिर ये मुर्दा क्या खुद ही बाहर आ गया? हमें नहीं पता ये बाहर कैसे आया, पर मुझे पता है। कौन है? कौन बोला? तूने बोला? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो आपके सामने चुपचाप खड़ा हूँ। तो तूने बोला? मैंने भी नहीं बोला डॉक्टर साहब। मैंने बोला। कौन हो तुम? डॉक्टर साहब, मुझे ऊपर वाले ने तुम पापियों को सजा देने के लिए डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? पता नहीं, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। नमस्कार डॉक्टर साहब। तुम तो मर चुके हो, फिर कैसे बोल रहे हो? मुंह से बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। भागो! दुनिया को मौत बांटने वाले आज खुद मौत से डर कर भाग रहे हैं। क्या मजाक है।
बच गया। नहीं, मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे, छोड़ दो मुझे। डॉक्टर विश्वास, तुम डॉक्टर नहीं हैवान हो। जिस जिंदा आदमी के अंग निकाल कर तूने उसे मार दिया, उसके भूत से ही तू अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। सॉरी, नहीं मिलेगी ये भीख। मुझसे गलती हो गई भूत जी, नहीं भरत जी, पर वादा करता हूँ आज के बाद मैं किसी के भी बॉडी पार्ट्स नहीं चुराऊंगा। बस इस बार माफ कर दो। इस धरती पर भगवान के बाद लोग डॉक्टर पर ही विश्वास करते हैं डॉक्टर, और तुम्हारा तो नाम ही विश्वास है। लेकिन अफसोस, तू ना तो डॉक्टर कहलाने लायक है और ना ही विश्वास के लायक, इसलिए आज तुझे मरना ही होगा। देखो भरत जी, हमने आज ही ये गंदा प्रोफेशन छोड़ने की प्लानिंग की है। हम इस गंदे धंधे को छोड़ रहे हैं। गंदा धंधा छोड़ने की प्लानिंग करने से गंगा जी तुम्हारे पाप धो देंगी क्या? नहीं, नहीं धोएंगी, मरना होगा तुम्हें। आज के बाद जो भी लोग इंसानी अंगों का अवैध तरीके से धंधा करेंगे, मैं उन्हें ऐसे ही मौत दूंगा। इसके पहले भाग में आपने देखा कि कैसे अर्चना उसी फार्म हाउस के सामने थी जहां कुछ वक्त पहले ही उसके सारे दोस्त मारे गए, और अर्चना इसी का सच जानने के लिए वापस से फार्म हाउस के अंदर जाती है। और इस बार वहां घोर शांति थी। जो फार्म हाउस कुछ वक्त पहले रोशनी से चमक रहा था, अब वो एकदम वीरान पड़ा था, जैसे हजारों सालों से यहाँ कोई ना आया हो। तभी अचानक अर्चना को सामने की सीढ़ी से किसी के ऊपर चढ़ने की आवाज आती है। अर्चना बिना कुछ सोचे ऊपर जाने लगती है और सामने बने एक कमरे में चली जाती है। वह कमरा भी वीरान था, उसकी खिड़कियां टूटी और कमजोर सी थी। तभी अचानक ही अर्चना की नजर जाती है उस खिड़की के बाहर, जहां वो देखती है कि उसके दोस्त जिंदा है और इसी घर के बाहर खड़े होकर घर को देख रहे हैं। अर्चना भागते हुए नीचे जाती है तो वो देखती है कि उसके दोस्त सोफे पर बैठकर बातें कर रहे हैं। अर्चना उन्हें देखकर कहती है, तुम लोग ठीक हो? ये सब क्या हो रहा है? इतने में ही अभिषेक कहता है, अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम सब तो कब से यहीं पर बैठकर बातें कर रहे हैं। तुम ही पता नहीं कब से कहाँ गायब थी। कहाँ गई थी तुम? अरे वो सब छोड़ो, आओ बैठकर बातें करते हैं। क्या सच है वो जो मैंने पहले देखा, या फिर ये? इतने में ही नेहा अर्चना का हाथ पकड़कर उसको सोफे पर बैठा देती है और सभी दोस्त बातें करते हैं और हंस रहे होते हैं। इतने में ही डोरबेल बजती है। तब अर्चना एकदम से डर जाती है और कहती है, डोर ओपन मत करो, इतनी रात में कौन ही आएगा? अरे अर्चना डरो मत, कोई पड़ोसी होगा, रुको मैं देख कर आता हूं। ऐसा कहकर नितिन गेट खोलता है। सामने एक कपल होते हैं, रवि और प्रिया। रवि कहता है, देखिए हमारी कार अचानक ही खराब हो गई एंड यहाँ आसपास कोई होटल नहीं है, तो क्या आज रात हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? इतने में अमन एक डरावनी आवाज में कहता है, हाँ बिल्कुल रुक सकते हैं, हम सब भी यहाँ रुक गए हैं। क्या मतलब? इसकी तो मजाक करने की आदत है। हम दोस्त यहाँ पार्टी करने आए हैं, आओ सब एंजॉय करो। अब सभी लोग बैठकर खाते हैं और पीते हैं, लेकिन इन सब में प्रिया देखती है कि अर्चना बहुत डरी हुई है, तो वो अर्चना से कहती है, आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या हुआ है? यहाँ छलावा। इतने में ही नेहा कहती है, अरे कुछ नहीं है, इसने बुरा सपना देख लिया है तब से परेशान है। आप लोग बैठो, मैं किचन से कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर अर्चना किचन की तरफ जाने लगती है, और जब वो किचन की तरफ जा रही होती है तो सामने रखे हुए एक शीशे में उसको सोफा साफ दिख रहा था। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही अर्चना के माथे से पसीना पानी की तरह बहने लगा। वह वापस शीशे के पास आकर अपने दोस्तों को देखती है। सामने से देखने पर सब नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन शीशे में देखने पर उसके दोस्त नहीं,
वहां उनकी लाश बैठी हुई दिख रही थी। सभी के सर से खून बह रहा था। किसी की आंख नहीं थी तो किसी का सर नहीं था। ये हाल देख अर्चना जोरों से चीखती है और भागते हुए रवि और प्रिया के पास आकर उनको भागने को कहती है। उठो उठो जल्दी और भागो यहाँ से, जल्दी भागो वरना वरना मारे जाओगे सब। अब ये सुन रवि और प्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन अर्चना के दोस्त के चेहरे अभी जो हंसते हुए थे अब अचानक ही गुस्से से भर जाते हैं और उनकी आंखें लाल हो जाती है। ये देख प्रिया वहां से भागने लगती है और रवि भी गेट की तरफ भागने लगता है। प्रिया और अर्चना तो गेट से बाहर निकल आती हैं, लेकिन रवि के बाहर आने से पहले ही गेट बंद हो जाता है और उसके बाद रवि के चीखने की आवाज आती है और गेट के बाहर खून ही खून हो जाता है। ये देख प्रिया रोने लगती है, लेकिन अर्चना उसको भागने को कहती है और दोनों जंगल में भाग जाते हैं। तो प्रिया रोते हुए अर्चना से कहती है, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे दोस्तों ने मेरे पति को क्यों मारा? बोलो। वो मेरे दोस्त नहीं है, वो छलावा है जो मेरे दोस्तों का रूप लेकर अभी तक मुझे भी अपने जाल में फंसा कर रखे हुए थे। छलावा किसी का भी रूप ले सकता है। तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो किसी पर भी यकीन मत करना, समझ गई? और तभी एक आवाज आती है, प्रिया कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ, वो छलावा मुझे मार देगा, बचाओ मुझे। भागो यहाँ से, वो छलावा हमारे ही पीछे है। नहीं, वो मेरे पति रवि हैं। ये उनकी ही आवाज है, उनको बचाने चलो मेरे साथ। ये सब झूठ है, ये सब तुम्हें फंसाने के लिए छलावा कर रहा है। मत सुनो उसकी बात, भागो यहाँ से। इसके बाद प्रिया अर्चना के पैरों में गिर जाती है और कहती है, मेरी मदद करो, ये सच में मेरे पति हैं, बचा लो उनको प्लीज। अर्चना प्रिया की बात मान लेती है और दोनों धीरे धीरे रवि की आवाज की दिशा में जाने लगते हैं और थोड़ी देर में ही उन्हें रवि खून से लथपथ दिख जाता है, जो प्रिया के पास आकर कहता है, तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूँ, वो छलावा मुझे मार देता। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, मेरे साथ चलो, मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मालूम है। प्रिया और अर्चना दोनों उसके साथ आगे जाने लगती हैं। तभी अर्चना देखती है कि वो वापस से उसी फार्म हाउस के पास जा रहे हैं, लेकिन रास्ता अलग है। अर्चना समझ जाती है कि ये रवि नहीं, छलावा है। तभी अर्चना पास में पड़ा एक डंडा लेती है और पूरी ताकत से रवि के सर पे दे मारती है, लेकिन उस चोट से रवि को कुछ नहीं होता। यह देख अर्चना और प्रिया दोनों रवि से दूर हो जाती हैं और समझ जाती हैं ये छलावा है और दोनों वहां से भागने लगती हैं। भागते भागते दोनों जंगल से बाहर निकल आती हैं। अर्चना की हालत काफी खराब हो गई थी, इसलिए वो जंगल से बाहर आते ही बेहोश हो जाती है और अचानक ही उसकी आंख अस्पताल में खुलती है और अर्चना कहती है, छोड़ो मुझे, जाने दो, मत मारो मुझे, जाने दो। वहां के डॉक्टर उसको शांत करते हैं और बोलते हैं, देखो तुम जंगल के रोड पे हमें बेहोश पड़ी मिली थी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अर्चना अपने साथ हुआ सब कुछ बता देती है। यह सुन डॉक्टर हंसते हुए वहां से चले जाते हैं, लेकिन वहां का एक कंपाउंडर अर्चना से कहता है, मुझे पता है जो तुम्हारे साथ हुआ वो कितना डरावना रहा होगा, अच्छा है तुम वहां से बचकर आ गई। तभी अर्चना को याद आता है कि उसके साथ तो प्रिया भी थी। वो कहती है, मेरे साथ एक लड़की और थी, प्रिया, वो कहाँ है? ठीक है वो? नहीं, तुम वहां अकेली थी, तुम्हारे साथ वहां कोई नहीं था। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अर्चना अस्पताल से अपने घर जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी वो अस्पताल में लगा एक न्यूज़पेपर देखती है, जिसमें रवि और उसकी पत्नी प्रिया के मिसिंग होने की न्यूज़ थी, जो 5 साल पहले उसी जंगल में गायब हो गए थे। ये देखकर अर्चना समझ जाती है कि रवि और प्रिया दोनों की आत्माओं ने अर्चना की जान बचाई है।